अब जब हमने मैन्योर और फर्टिलाइज़र डाल दिया है तो आगे चलकर हमें उन प्लांट्स को पानी भी देना है, और ये पानी देने की प्रोसेस कहलाती है इरिगेशन. व्हाट इज़ दिस नोन एज? इट इज़ नोन एज इरिगेशन. Irrigation is very very much necessary because you have sown the seeds, you have given the manure and fertilizer, now you want to give the water to the plants. पानी नहीं देंगे तो ये सब करना बेकार हो जाएगा, और इसीलिए अब हमें क्या करना है, इन प्लांट्स को फ्लावरिंग मोड पर लाना है, इन पर फ्रूट्स लगने चाहिए, इन पर बहुत अच्छे सीड्स आने चाहिए, और ये सब करने के लिए यू विल हैव टू वाटर योर प्लांट्स. सो इरिगेशन इज़ बेसिकली ए फैसिलिटी विच इज़ गिवन टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. थोड़े थोड़े समय के अंदर हमें पौधों को पानी पिलाना पड़ेगा, एंड दैट इज़ द वे बाय विच दिस पर्टिकुलर क्रॉप्स दे आर जनरली बीन सिलेक्टेड टू बी ग्रोन इन डिफरेंट सीजन्स. ऐसा होता है कि कुछ प्लांट्स को जब पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है तो उन्हें जनरली कब ग्रो किया जाता है? इन द मंथ्स ऑफ जून टू अक्टूबर, और जिनको पानी की ज़रूरत कम होती है उन्हें ग्रो किया जाता है नवंबर टू मार्च के मंथ में. नाउ जिस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर पानी ज़्यादा चाहिए होता है उस पर्टिकुलर प्लांट को हमने कहा था खरीफ क्रॉप, और जिसमें पानी कम चाहिए होता है बिकॉज दे आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर, और जिसमें पानी कम चाहिए होता है उन्हें हमने कहा था रबी क्रॉप्स, एंड दे आर जनरली ग्रोन फ्रॉम द मंथ ऑफ व्हाट? नवंबर टू मार्च. So if you are growing them, you will have to water the plants either more or less. So let us try to understand what can be the ways to give the water. So there are various sources of irrigation. Irrigation करने के कई sources होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं they can be irrigated with the help of wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals. इन सभी के थ्रू हम अपने प्लांट्स को पानी दे सकते हैं. अब ट्रेडिशनल मेथड जो पुराने समय में यूज़ किए जाते थे वो मेथड्स कहलाते हैं माउट, चेन पंप, ढेकली और राहत. इन फोटोग्राफ्स के अंदर आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से मैनुअल मेथड, या फिर हम कह सकते हैं कुछ हल्के फुल्के से कुछ टूल्स यूज़ करके, और पुराने ज़माने में लोग क्या किया करते थे? पानी दिया करते थे, और इसी तरह से छोटे छोटे खेतों के अंदर लोग अपनी खेती कर लिया करते थे. लेकिन थोड़ा सा मॉडर्न मेथड आया और उसकी वजह से हम पंप्स को यूज़ करने लगे. डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी को यूज़ करके इन पंप्स की हेल्प से हम पानी को लिफ्ट अप करने लगे, और इसी वजह से एग्रीकल्चर की एक्टिविटी धीरे धीरे हमारे देश में या पूरी दुनिया में बढ़ती चली गई. ये तो हो गए थे पुराने मेथड्स जिन्हें हमने क्या कहा था? ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन. नाउ वी गो फॉर मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन. Now modern methods of irrigation basically shows two different types of systems, and this is known as the sprinkler system of irrigation, and the second is known as the drip system of irrigation. Now in the sprinkler system what is done? Sprinkler system मतलब जैसा फुहारा होता है उस तरह का सिस्टम हमें पूरे खेत में क्रिएट करना पड़ेगा. Now the pipes are being basically placed inside the एग्रीकल्चरल फील्ड. पूरे एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर पाइप्स को बिछा दिया जाता है, एंड यू कैन सी द प्रेजेंस ऑफ द स्मॉल पाइप्स कनेक्टेड टू देम, एंड दे शो द प्रेजेंस ऑफ नोजल्स ऑन देम. इन पाइप्स पर छोटे पाइप कनेक्टेड हैं, और इन छोटे पाइप्स के ऊपर नोजल्स नज़र आ रहे हैं. तो स्प्रिंकलर सिस्टम में जब पानी को पंप किया जाएगा, इट विल रन थ्रू दी ऑल लॉन्ग पाइप्स. लंबे लंबे पाइप्स के थ्रू पानी पहले सर्कुलेट होगा पूरे फील्ड के अंदर, और फिर जब वो छोटे पाइप से उठ कर के ऊपर की तरफ आएगा तो ये नोजल्स घूमने लगेंगी, और जब नोजल्स घूमने लगेगी तो ये फुहारे की तरह चारों तरफ पानी बिखेरेगी. इट विल बेसिकली सर्कुलेट द वाटर इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द फील्ड्स, एंड यू कैन सी दैट the plants are being planted in all the parts of the field. पूरे फील्ड के अलग अलग पार्ट्स में प्लांट उगे हुए हैं, और थोड़ा थोड़ा पानी सभी प्लांट्स को आसानी से इस पर्टिकुलर स्प्रिंकलर की हेल्प से दे दिया जाता है. सो दिस इज़ द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन वेयर यू कैन गिव द वाटर वेरी जुडिशियसली. धीरे धीरे पानी हम पेड़ों को पिला सकते हैं. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरी मेथड मैंने आपको बताई थी जो कहलाती है ड्रिप सिस्टम. ड्रिप सिस्टम वो सिस्टम होती है दैट इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग द फ्रूट प्लांट्स एंड गार्डन्स. देखिए जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है
जहाँ पर पानी आसानी से अवेलेबल नहीं होता है लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, फिर भी हमें हमारा प्लांटेशन करना है। अगर फिर भी हमें हमारा प्लांटेशन करना है तो हमें कम पानी के अंदर ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करने की कोशिश करनी चाहिए। सो द सेम मेथड विल बी फॉलोड। इस तरह के ही पाइप्स बिछाए जाएंगे और पाइप्स बिछाने के बाद में हम देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर स्मॉल पाइप्स है दे आर डायरेक्टली बीन वाटरिंग द प्लांट्स टू देयर रूट्स। अब ये जो छोटे पाइप्स होंगे ना वो डायरेक्टली प्लांट्स की रूट्स के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप एक एक ड्रॉप पानी डालते रहेंगे और इसी तरह से द वाटर विल बी आइदर डायरेक्टली एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड इट विल allow the plant only to suck the water. It will not waste the water at all. इसकी वजह से क्या होगा कि सिर्फ पानी जो होगा वो रूट्स के अंदर ही जाएगा और रूट्स डायरेक्टली उसको एब्सॉर्ब कर लेगी और इसी तरह से हमारा पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। सो इट इज़ अ बून इन द रीजन्स ऑफ आवर कंट्री वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज़ वेरी लेस। ये हमारे लिए वरदान है कि इतने कम पानी के अंदर भी हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ड्रिप इरिगेशन की प्रोसेस से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सो वॉट एवर वी स्टडीड नाउ इज़ द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन एंड बिकॉज ऑफ दिस यू विल बी एबल टू सी दैट this particular irrigation is found to be very successful in the places where what is not available, sufficient amount of water is not available. The next part of this particular is seen in the form of protection from weeds. जब हमने इतने प्लांट्स को ग्रो कर लिया है तो अब आप देखेंगे कि प्लांट्स की जो क्यारियाँ होती हैं उसके बीच में कुछ अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं और वो अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं ना वो हमारे मेन प्लांट्स से न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट सब कुछ खींचने की कोशिश करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे प्लांट्स इन वीड्स की वजह से ख़राब हो जाएं या वो वीड्स ज़िंदा रह जाए और हमारे मेन प्लांट्स ख़त्म हो जाएं। तो रिमूवल ऑफ सच टाइप ऑफ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स, ऐसे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जो फील्ड में ग्रो हो रहे हैं उनका रिमूवल जो कहलाता है उसी को हम कहते हैं वीडिंग। दैट इज़ नोन एज व्हाट, वीडिंग। नाउ दीज वीड्स आर बेसिकली बीन रिमूव्ड फ्रॉम द क्रॉप फ्रॉम द फील्ड बाय वेरियस मेथड्स। अलग अलग मेथड्स को यूज़ करके हम इन वीड्स को हटा सकते हैं। सबसे सिंपल मेथड होता है मैनुअल वीडिंग। अगर आपका फील्ड बहुत ही छोटा है तो आप हाथ से खींच करके या मैनुअल मेथड से भी उन वीड्स को हटा सकते हैं। बट इन द फील्ड्स generally nowadays weeding is basically done with the help of very small tools which can be used in the form of खुरपी। खुरपी आप जानते हैं, आपके घर में खुरपा होता है, एक ऐसा पर्टिकुलर टाइप ऑफ टूल जो घर में हम किसी भी चीज़ को नीचे से पुल करके और खींच के बाहर निकालने में यूज़ लेते हैं। तो खुरपी की हेल्प से हम अनवांटेड प्लांट्स को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मॉडर्न मेथड्स के अकॉर्डिंगली इतना मेहनत करना it is not possible for the farmers and that is why they need to control these weeds by using the special type of chemicals, and these special type of chemicals are known as weedicides। इन special chemicals को क्या कहते हैं, weedicides, and it is used in the form of 2,4-D। इसको यूज़ करने का सीधा तरीका है कि you get this weedicides in the market। यू ब्रिंग दिस वीडिसाइड फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से आप ले आइए वीडिसाइड्स को और उसके अंदर हमें क्या करना है, पानी मिलाना है और पानी मिला करके और एक स्प्रेयर यूज़ करना है। इसमें स्प्रेयर कैसे यूज़ किया जाता है ये देखिए फ़ोटो के अंदर, यू कैन सी दिस मैन, ही हैज़ गॉट द प्रेजेंस और इज़ शोइंग द प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टूल विच इज़ बीन हैंग्ड एट द बैक एंड उससे एक पाइप कनेक्टेड है। और जब हम इससे पाइप कनेक्ट करके और पीछे वीडिसाइड को भर देते हैं डाइल्यूट करके तो ये स्प्रे किया जा सकता है। और जब हम वीडिसाइड को स्प्रे कर देते हैं तो इसका इतना बढ़िया एडवांटेज है कि ओनली वीड्स विल डाई एंड इट विल नॉट ब्रिंग एनी इफेक्ट ऑन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये है और इसीलिए वीडिसाइड्स को स्प्रे करके हमारे फार्मर्स बहुत ही कम समय में फील्ड से अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव कर देते हैं। सो इन दिस वे स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड विल नॉट ब्रिंग एनी बैड इफेक्ट टू द हेल्थ ऑफ द फार्मर्स। इट विल बी यूज्ड इन सच ए वे दैट द फार्मर हैज़ टू कवर हिज नोज एंड माउथ सो दैट
it will not harm the body of farmer in any way and your field will be safe from the attack of weeds. इन weeds का रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हमने इन weeds को रिमूव नहीं किया तो हमारे प्लांट्स के साथ साथ में ये weeds भी उतने ही बड़े हो जाएंगे और हमारे मेन प्लांट्स को ग्रो नहीं होने देंगे. अब सब कुछ हो गया, हमारे प्लांट्स अब ग्रो हो चुके हैं. हमारे प्लांट्स क्या हो गए हैं, अब बड़े बड़े हो गए हैं. जब हमारे प्लांट्स बड़े बड़े हो गए हैं तो हमें उसकी क्या करनी है, हार्वेस्टिंग करनी है. मतलब हमें उसे काटना है. और काटने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है या टूल जो यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं सिकल. ये देखिए सिकल, इस तरह की सिकल आप सभी ने देखी होगी. और ये जो पर्टिकुलर सिकल है इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मैन्युअली क्रॉप्स को काट सकते हैं. आपने किसानों को खेतों के अंदर इस सिकल की हेल्प से पौधों को काटते हुए देखा होगा. So this particular is generally used for the process of what, harvesting. किसके लिए यूज़ में लिया जाता है, ये हार्वेस्टिंग के लिए. जनरली 3 से 4 महीनों के अंदर जाकर हमारे क्रॉप मैच्योर हो जाते हैं और अब कटिंग करनी है तो या तो आप इस सिकल से कर लें या फिर अब बड़े बड़े फील्ड्स के अंदर हम चाहते हैं कि हमारा जो ये पर्टिकुलर काम है वो आसानी से हो जाए. और इसीलिए आज फार्मर्स जो हैं वो कंबाइन नाम का एक, जो यहाँ पर आपको फोटोग्राफ दिख रहा है, ये इसमें क्या किया जा सकता है, इट कैन बी हेल्पफुल टू डू थ्रेशिंग एज वेल एज हार्वेस्टिंग. दोनों प्रोसेसेस साथ में की जा सकती है. इस पर्टिकुलर डिज़ाइंड मशीन की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं और थ्रेशिंग भी. So for doing the process of both of them together, this particular type of the machine will move in the field and it will do the process of harvesting. ये पौधों को काटता भी चला जाएगा और इसके जो बीज हैं उनको सेपरेट भी करता जाएगा. थ्रेशिंग करना मतलब क्या होता है, जैसे आपने गेहूं को देखा होगा तो उसके ऊपर बाली जैसा स्ट्रक्चर होता है. इट शोज द प्रेजेंस ऑफ येलो कलर्ड स्ट्रक्चर ऑन इट्स टॉप. अब थ्रेशिंग की प्रोसेस की वजह से ये येलो कलर्ड स्ट्रक्चर मशीन के द्वारा ही रिमूव कर दिया जाता है और इसी तरह से आपको जो ग्रेन्स मिलेंगे दे विल बी फ्री फ्रॉम ऑल दैट पर्टिकुलर चैफ. उसको चैफ बोलते हैं, CHAFF, जो यहाँ पर आपको बताई गई है. यहाँ पर देखिए, the chaff can be removed from the grains and that thus they will get separated from one another. तो combine नाम की जो मशीन होगी वो क्या करेगी, it will separate the chaff from the grain and thus harvesting and threshing can be done together. अब जिसके पास में इतना बड़ा मशीन से काम करने वाला सिस्टम नहीं मैनेज हो पाता है, वो लोग सिंपल सी प्रोसेस विनोइंग करते हैं. ये विनोइंग मशीन है, इट इज़ अ मैकेनिकल मशीन. आप देख सकते हैं इट इज़ बीन प्लेस इन दी फार्म्स एंड यू कैन सी दैट एट दी बैक पीछे जा कर के ऐसा पीला पीला सा भूसा हमें नज़र आ रहा है. दिस इज़ चैफ एंड द ग्रेन्स कैन बी सेपरेटेड डायरेक्टली बिलो दिस पर्टिकुलर विनोइंग मशीन बिकॉज इट इज़ हेवियर, सो इट विल फॉल डाउन and chaff is lighter in weight, so when it rotates it will move the chaff away from the machine so that the grain will be separated from the chaff. So there are two methods by which what can be done, the grains can be separated from the chaff. First it can be done by the process of threshing and second it can be done by the process of winnowing. So this is for the farmers which are having very small holdings of land, so that they can separate the grain from the chaff by the process of winnowing. Now you might have seen that after all these particular activities are done for 3 to 4 months, our country has got a method or a system of celebrating the festivals. So what are these festivals? These are called as the harvest festivals. You might have seen that when the crops are being cut down in the months of October to November, we celebrate harvest festival in the form of what? Diwali. When it is cut down in the month of March, we celebrate the harvest festival in the form of what? Holi. तो ये देखिए आप, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या, बिहू, ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो हमारी कंट्री के अलग अलग रीजन्स में हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में मनाए जाते हैं. बिकॉज द फार्मर्स आर वेरी हैप्पी एंड दे नीड टू डू व्हाट? दे वांट टू एंजॉय देयर होल एक्टिविटी.
पूरी एक्टिविटी जो उन्होंने 4 महीने में की है, उन्होंने जो मेहनत की है, उसका फल अब आज उनको मिला है और इसीलिए वो उस चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं. So after doing this activity, harvest festivals are being celebrated, and now finally the complete crop is ready to do what? Storage. अब स्टोरेज करते समय भी हमें बहुत ध्यान रखना है. Your whole grains should be kept very much safe from the attack of moisture, insects, rats and microorganisms. किसी भी तरह का कोई भी living form, in particular freshly made या फ्रेशली प्रिपेयर्ड, हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से मेहनत करके बनाए हुए इस क्रॉप पर कोई भी तरह का अटैक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हमारे लिए ख़राब हो जाएंगे, हम इनका यूज़ नहीं कर पाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ड्राई देम वेरी प्रॉपरली. पूरी तरह से उसको सनलाइट में रख करके अच्छी तरह उन्हें ड्राई करना है. ड्राई अगर हमने नहीं किया तो ये सीड्स जर्मिनेट होने लगेंगे, मतलब इनमें से क्या होने लगेंगे? छोटे छोटे पौधे फूटने लगेंगे और इसी तरह से हमारे सीड्स खाने के लिए बेकार हो जाएंगे. तो इन्हें प्रॉपरली हमें क्या करना है? दे हैव टू बी ड्राइड इन द सन, एंड सो दैट मॉइस्चर परसेंटेज विल बी रिड्यूस्ड एंड इट विल नॉट बी एबल टू कम इन कॉन्टेक्ट इजीली विथ इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगस. इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया और फंगस, किसी भी चीज़ का अटैक इस पर आसानी से नहीं होगा. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास में स्टोरेज की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो चुकी हैं, एंड इट कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ silos. You can see the silos which are being designed here, and these silos are basically used for the storage of food grains. Sometimes the farmers are also showing the presence of granaries. In granaries के अंदर जा कर के भी हम क्या कर सकते हैं? इसमें देखिए आप बोरियां रखी हुई है. अर्लियर द पीपल यूज टू यूज़ दिस जूट बैग्स. पहले के समय में जूट बैग्स यूज़ किए जाते थे. आज हम क्या यूज़ करते हैं? वी आर यूजिंग प्लास्टिक बैग्स. नाउ यू माइट हैव गॉट दिस गेहूँ एंड वेरियस टाइप्स ऑफ दी दाल्स एंड एवरीथिंग इन योर होम्स, क्योंकि मार्च के महीने में इन प्रोडक्ट्स का अवेलेबिलिटी बाज़ार में शुरू हो जाती है और हमारे घरों में इन चीज़ों को लाना शुरू कर देते हैं. एंड दैट इज़ वाई इवन फार्मर्स and even inside our homes we need to do what? Store the grains and all the food materials properly. So farmers basically use, big farmers, those farmers who are having acres and acres of land, they produce tons and tons of this particular grains. So it is to be stored either in the silos or it can also be stored in the granaries to protect them from the attack of rats and insects. Now inside our homes we use various methods. सम पीपल यूज़ ड्राइड नीम लीव्स. हम लोग हमारे घर में जब गेहूँ लेकर के आते हैं तो वो गेहूँ को स्टोर करने से पहले या स्टोर करने के बाद हम कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी उसमें डालते हैं जिसकी वजह से हमारे गेहूँ ख़राब नहीं हो. और अगर ख़राब नहीं होने देना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? सम केमिकल सॉर्ट ऑफ थिंग. अब नेचुरल केमिकल के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं ड्राइड नीम लीव्स. नीम की पत्तियों को सबसे नीचे बिछा दें स्टोरेज के अंदर, आप जो भी ड्रम या जो कुछ भी यूज़ करते हैं, और उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं? यू कैन पुट द ग्रेन्स सो दैट दे विल रिमेन सेफ फॉर द होल ईयर. और दूसरी चीज़ जो यूज़ की जा सकती है, इट कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट्स. आजकल आपने सुना होगा कि गेहूँ के अंदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, एंड नाउ दीज इंजेक्शंस आर बेसिकली यूज टू कीप आवर ग्रेन्स अवे फ्रॉम द अटैक ऑफ पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ताकि साल भर तक हमारे गेहूं में या जो कुछ भी ग्रेन्स आप स्टोर कर रहे हैं उनमें किसी भी तरह की फफूंद या किसी भी तरह का पेस्ट का अटैक या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक नहीं होना चाहिए. सो इन दिस वे नाउ आवर होल crop is ready. We have done large number of activities to do this particular job, and that is the way by which what we have done, we have completely done the process of agricultural activities. So after completing this particular activity, we come down to the second phase of this particular agricultural activities, and that is done in the form of what? Animal husbandry. आपने देखा होगा जहाँ पर भी खेत होते हैं ना, वहाँ पर कुछ एनिमल्स को ज़रूर रखा जाता है. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर केस, इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि आपने देखा होगा गाय बैल जो कहाँ पर रखे जाते हैं? एग्रीकल्चरल फील्ड्स के अंदर. फॉर देम द फूड इज़ रेडीली अवेलेबल. हमारे पास कई तरह के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, कई तरह की दूसरी चीज़ें भी ग्रो की जाती हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स को खाना आसानी से मिल जाता है. सो
You will see that in the farms the farmers generally keeps cows, buffaloes, goats ऐसी चीज़ों को रख करके और वो क्या कर सकते हैं, they can earn the second profit out of it. Whatever milk they get out of it, whatever type of activities they want to get from them, जैसे बुलक्स है तो उनसे वो प्लोइंग का काम कर सकते हैं, वो बुलक कार्ट बना करके अपने खेतों से सारे अनाज को शहर तक पहुंचा सकते हैं. सो दीज एनिमल्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर देम. तो इस तरह से काउज और बफेलोज और बुलक्स का यूज़ किया जा सकता है. उसी तरह से अगर हमारे पास में बहुत अच्छा बड़ा सा पॉन्ड है तो उसके अंदर हम फिशेस को ग्रो कर सकते हैं. यू कैन पुट द सीड्स ऑफ फिशेस एंड वॉट एवर फिशेस ग्रो हियर, तो इन फिशेस को लेकर के अगर आप बाज़ार में बेचेंगे तो आपको क्या मिलेगा, उससे प्रॉफिट मिलेगा. इन दिस वे यू कैन यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्टिविटीज़ को फार्म के अंदर करके और हम क्या कर सकते हैं, दूसरा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं. सो टेकिंग केयर, हमें क्या करना होगा, इन पर्टिकुलर एनिमल्स को बहुत ध्यान से और केयर से रखना होगा सो दैट यू विल बी एबल टू गेट गुड प्रोडक्ट्स आउट ऑफ देम. तो प्रॉपर फूड, प्रॉपर शेल्टर और प्रॉपर केयर अगर हम इनको देते हैं तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को ही कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री. सो वी नीड टू डू this particular activity along with our agricultural activities so that our farm is found to be very very much beneficial for earning large number of profits and the farmers will be capable of doing their work very efficiently in their farms. तो बच्चों आज मैंने आपको पूरा लेसन कंप्लीट करवा दिया है और अब हमने देखा है कि वी हैव डन लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ इन दिस पर्टिकुलर होल चैप्टर डू अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर. जो भी चीज़ हमने पहले जानी थी कि हमें क्या क्या करना होगा इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर एक्टिविटी को करने में, तो वो सारी मेथड्स हमने एक एक करके पढ़ी है यहाँ पर. यू हैव सीन दैट वी हैव डन प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, हमने प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल किया, फिर हमने सोइंग की, फिर हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड किया, उसके बाद में हमने पेड़ों को पानी पिलाया जिसे हमने इरिगेशन कहा था. उसके बाद में हमने पेड़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव किया था जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड दैट वाज डन इन द फॉर्म ऑफ वीडिंग. फिर हमने जब प्लांट्स पूरी तरह से बनकर तैयार हो गए या पूरी तरह से ग्रो हो गए तो हमने उनकी क्या की थी, हार्वेस्टिंग. और जब फाइनली हार्वेस्टिंग हो गई और पूरी तरह से पौधे तैयार हो गए तो उसे हमने क्या किया, हमने उसको स्टोर कर दिया and that process was known as storage. So we have seen all these particular activities in the process of agriculture and this chapter basically tells you nothing but how to carry out the agricultural activities efficiently inside the field. इतना सब कुछ हो जाने के बाद में अब लास्ट में आपको जाना है अपने राइटिंग वर्क पर, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपसे कह दिया था कि आपको एक तो सारे कीवर्ड्स जो यहाँ दे रखे हैं उनको कंप्लीट करना है अपनी कॉपी में. आपको अपनी कॉपी के अंदर ये सारे कीवर्ड्स फाइंड आउट करके कंप्लीट करने थे जो हॉलीडे होमवर्क के रूप में दिया था मैंने. तो आप इसको पूरी तरह से कंप्लीट करें इनको लिख करके और उसके बाद में आपको मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑलरेडी सेंड कर दिए थे जिसको कंप्लीट करके आपको अपनी कॉपी बिल्कुल रेडी रखनी है क्योंकि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है दिस इज़ गोइंग टू बी योर सिलेबस फॉर द एग्ज़ाम एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट वेरी थरोली. नाउ लिसन, it is not necessary that whatever questions are given at the back of the chapter will be only asked. The chapter has to be prepared very thoroughly. बहुत अच्छी तरह से आपको चैप्टर तैयार करना है. ईच एंड एवरी लाइन आपको पढ़नी है. कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. क्वेश्चंस की कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है कि आपको यहीं से पूछा जाएगा या वहाँ से ही पूछा जाएगा. आपको चैप्टर को पूरी तरह से तैयार करना है, हर चीज़ समझनी है. और अगर चैप्टर पेपर किसी भी फॉर्म में आ जाता है, किसी भी फॉर्म में पेपर आ जाता है तो आपको सॉल्व करना है और कंपल्सरीली सॉल्व करना है. इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू गिव द एग्ज़ाम एंड द टेस्ट व्हेन एवर इट इज़ डिज़ाइंड, क्योंकि उनके सबके मार्क्स हम आपके एनुअल रिकॉर्ड में ऐड करते हैं. अगर मैं आपको कोई सिंपल टेस्ट भी देती हूँ तो भी आपको इस चीज़ को हमेशा अटेम्प्ट करना है. और जुलाई में जो एग्ज़ाम होगी वो तो कंपलसरी है, वो तो आपको सबको करना ही है. मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी
कि आपको कब टेस्ट देना है इस चैप्टर के ऊपर, और इसीलिए आप इस चैप्टर को बहुत थरोली प्रिपेयर करते रहें। ओके, थैंक यू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, एंड नाउ वी विल मीट अगेन फॉर दी सेकेंड चैप्टर वेरी सून। मैं आपको मैसेज कर दूंगी और उसके अकॉर्डिंगली हमें सेकेंड चैप्टर भी पढ़ना चालू करना है। ओके, थैंक यू।